कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 13 सितंबर 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले करीब 2 दिनों की सबसे अहम और दिलचस्प कानूनी खबरों पर एक नजर डालेंगे। जी हाँ, देश भर की अदालतों से जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं उन पर बात करेंगे। हमारा मकसद है आपको अपडेट रखना उन खास जानकारियों से जो मायने रखती हैं। और ये सारी जानकारी हमने भारत के प्रमुख लीगल न्यूज पोर्टल्स और दूसरे विश्वसनीय स्रोतों से ही जुटाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम बातों से। हाँ बिल्कुल। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को एक कह सकते हैं कड़ा निर्देश दिया है। हाँ, किस बारे में? जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं के बारे में। कोर्ट का कहना है कि इनका निपटारा तेजी से हो, मतलब अर्जी दायर होने के आदर्श रूप से 2 महीने के अंदर। ओहो, 2 महीने? हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि सालों तक इन्हें लटकाए रखना ठीक नहीं है। ये निर्देश तो बहुत अच्छा है। सैद्धांतिक रूप से तो बढ़िया कदम है। हमारे यहाँ विचाराधीन कैदियों की संख्या देखिए कितनी ज्यादा है। हाँ, वो तो है। कई लोग तो बस जमानत अर्जी के फैसले के इंतजार में ही महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। अगर 2 महीने में फैसला हो तो इससे मतलब निश्चित रूप से कुछ राहत मिलेगी। विचाराधीन कैदियों की संख्या कम हो सकती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब है प्रैक्टिकली। निचली अदालतों पर तो पहले ही इतना बोझ है। हाँ देखिए, यही तो असली चुनौती है। निर्देश देना एक बात है और उसको जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं होगा। रजिस्ट्री, स्टाफ, सब कुछ मजबूत करना होगा। और वकीलों का सहयोग भी चाहिए होगा शायद। बिल्कुल। बेवजह स्थगन ना लिए जाएं, ये भी देखना होगा। असल सवाल तो कार्यान्वयन का ही है। क्या सिस्टम इसे वाकई लागू कर पाएगा? असर तो तभी दिखेगा जब लंबित मामलों के आंकड़ों में कमी आएगी। सही बात है। अच्छा, न्याय की रफ्तार से जुड़ा एक और मामला है, प्रक्रियात्मक देरी का। एल्गार परिषद मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी की है। हाँ, मैंने पढ़ा। तलोजा जेल अधिकारियों को फटकार लगाई है। जी, एक आरोपी हैं रमेश गैचोर। उन्हें बीमार पिता से मिलने के लिए अस्थायी जमानत मिली थी, लेकिन जेल अधिकारियों की तरफ से कुछ प्रक्रियात्मक देरी हुई और वो समय पर रिहा नहीं हो पाए। ये मामला दिखाता है कि कैसे अदालती आदेशों के बावजूद ये जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं वो न्याय मिलने में देरी कर सकती हैं, खासकर जब किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल हो। मतलब कोर्ट ऑर्डर दे भी दे तो भी जमीन पर उसका पालन टाइम पर हो, ये जरूरी है। बिल्कुल। ये व्यवस्था पर ही सवाल है कि क्या हम सिर्फ आदेश पारित करने तक ही गंभीर हैं या उसके प्रभावी कार्यान्वयन को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। अच्छा, न्याय की पहुंच पर भी एक बात है। केरल हाई कोर्ट का एक निर्देश आया है। हाँ। कोर्ट ने त्रावणकोर और कोचीन देवस्वम बोर्ड से कहा है कि वो विकलांग भक्तों के लिए मंदिरों में व्हीलचेयर की आसान पहुंच सुनिश्चित करें। इसके लिए गाइडलाइंस बनाने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सकारात्मक और जरूरी कदम है। हाँ, मुझे भी लगा। हम अक्सर बड़े कानूनी सिद्धांतों पर बात करते हैं, पर न्याय की पहुंच का मतलब ये भी है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो बाधाएं आती हैं उन्हें दूर किया जाए। सही। विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक जगहों पर, खासकर मंदिरों जैसी धार्मिक जगहों पर बिना रुकावट के जा पाना, ये उनके समानता और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है। ये निर्देश दिखाता है कि अदालतें एक समावेशी समाज बनाने में वाकई सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर आते हैं जहां व्यक्तिगत अधिकारों और कह सकते व्यापक सामाजिक हितों या सरकारी शक्तियों के बीच एक तरह का टकराव या संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगे बैन को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। अच्छा, क्या सवाल? कोर्ट ने पूछा है कि ये पाबंदी सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही क्यों सीमित रहे? साफ हवा का अधिकार तो भाई पूरे देश के नागरिकों को है। ओह, ये तो बहुत अहम सवाल है। इसके तो दूरगामी असर हो सकते हैं। हाँ, कोर्ट ने इसे पूरे भारत में लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। देखिए, अब तक पर्यावरण के कई नियम ना वो रीजनल लेवल पर लागू होते रहे हैं। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस विचार को मजबूत करती है कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार वो एक मौलिक अधिकार है और वो किसी भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं होना चाहिए। अगर इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार होता है तो ये पर्यावरण कानून के दायरे को मतलब अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगा। लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी तो होंगे, जैसे पटाखा उद्योग है, उससे जुड़े रोजगार हैं, फिर त्योहारों की परंपराएं हैं। हाँ, बिल्कुल। और अदालतें जब भी ऐसे व्यापक असर वाले निर्देश देती हैं या सवाल उठाती हैं तो उन्हें इन सभी हितों के बीच एक संतुलन साधना होता है। तो क्या हो सकता है? हो सकता है कोर्ट एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाने का निर्देश दे, जिसमें शायद स्थानीय स्थितियों,
आर्थिक प्रभावों और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात हो। अच्छा, लेकिन जो मूल सिद्धांत है कि साफ हवा का अधिकार यूनिवर्सल है, वो अब बहस के केंद्र में आ गया है। देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। दिलचस्प। अच्छा, व्यक्तिगत अधिकारों से ही जुड़ा एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट का है। अभिनेता अभिषेक बच्चन को उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन पर प्रोटेक्शन मिला है। हाँ, ये आजकल काफी चल रहा है, पर्सनैलिटी राइट्स। कोर्ट ने कहा है कि अगर उनकी टीम आपत्तिजनक यूआरएल्स की लिस्ट दे तो गूगल को उन्हें हटाना होगा। देखिए, पर्सनैलिटी राइट्स या व्यक्तित्व अधिकार ये भारत में अभी भी डेवलप हो रहे हैं। ये मामला दिखाता है कि सेलिब्रिटीज अपने नाम, तस्वीर, आवाज, पहचान, इन सब के व्यावसायिक इस्तेमाल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर डिजिटल जमाने में। बिल्कुल, जहां मीम्स, डीप फेक और बिना इजाजत इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। अभिषेक बच्चन को ये राहत मिली है, इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मिली थी। हाँ, याद है। तो ये एक तरह से सेलिब्रिटीज के लिए अपने ब्रांड को बचाने का कानूनी हथियार बन रहा है। लेकिन क्या इसका कोई मतलब आम आदमी के लिए भी है या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज का ही मामला है? देखिए, सिद्धांत तो यह है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान और निष्ठा का अधिकार है, लेकिन पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा अक्सर तब उठता है जब किसी की पहचान का कमर्शियल वैल्यू होता है, जैसे सेलिब्रिटीज का। हाँ, हालांकि इसके जो सिद्धांत हैं, जैसे किसी की तस्वीर या नाम का बिना अनुमति इस्तेमाल न करना, वो तो सब पर लागू होते हैं। ये केस इस कानून को और साफ करने में मदद करेगा कि इसकी सीमाएं क्या हैं और इसे लागू कैसे किया जाए। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों के दायरे में ही एक और फैसला आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। ये गृहिणियों यानी होम मेकर्स के संपत्ति अधिकारों से जुड़ा है। अच्छा, हाँ, ये भी पढ़ा मैंने। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ घर संभालने के आधार पर एक गृहिणी पति के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती, जब तक कि उसका कोई सीधा वित्तीय योगदान साबित न हो। ये फैसला यकीनन एक बड़ी सामाजिक और कानूनी बहस को जन्म देगा। हाँ, ऐसा लगता है। ये भारत में जो अवैतनिक घरेलू काम है, मतलब अनपेड डोमेस्टिक वर्क, उसके मूल्यांकन के जटिल मुद्दे को छूता है। सालों से ये तल्क दिया जाता रहा है कि भाई गृहिणियों का घर में किया गया काम एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान है, बिल्कुल, जिससे परिवार संपत्ति बना पाता है। सही बात है। लेकिन जो हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा है वो अक्सर प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान को ही मान्यता देता है। तो क्या ये फैसला गृहिणियों के योगदान को कम करके आंक रहा है, कैसा कह सकते हैं? देखिए, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कानून की जो मौजूदा व्याख्या है उसी के आधार पर फैसला दिया है, जिसके अनुसार संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए आमतौर पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिखाना जरूरी होता है। अच्छा, ये फैसला असल में इस बात पर रोशनी डालता है कि शायद हमें ऐसे कानूनों या कानूनी व्याख्याओं की जरूरत है जो शादी के दौरान अर्जित संपत्ति में गैर वित्तीय योगदान, जैसे घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, इनको ज्यादा स्पष्ट रूप से मान्यता दें। मतलब विधायिका और समाज के लिए एक संकेत। हाँ, कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर दोबारा सोचने की जरूरत है। चलिए, अधिकारों की बात हो रही है तो वकीलों के लिए भी एक राहत की खबर है। अच्छा, क्या? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी अधिकारियों को किसी वकील के कंप्यूटर या डिवाइस को एक्सेस करने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी और उनकी उपस्थिति भी जरूरी है। अरे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, वकील मुवक्किल गोपनीयता यानी अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के लिहाज से। हाँ, क्लाइंट की गोपनीयता बनी रहे इसलिए। बिल्कुल, वकील के पास उसके क्लाइंट्स की कितनी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है। अगर जांच एजेंसियां बिना किसी रोक टोक के, बिना सुरक्षा उपाय के इन डिवाइसेस को एक्सेस कर लेंगी, तो ये जो प्रिविलेज है ये तो खत्म ही हो जाएगा। सही। कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, जांच भी हो लेकिन गोपनीयता का जो मौलिक सिद्धांत है वो भी बना रहे। डिजिटल युग में इस विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी कदम है। और एक और अधिकार पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी है विदेश यात्रा का अधिकार। हाँ, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ टैक्स का कोई मामला लंबित होना किसी की विदेश यात्रा रोकने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी मौलिक अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन का एक और उदाहरण है। विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हाँ, राज्य को टैक्स वसूलने और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस अधिकार का इस्तेमाल मनमाने ढंग से या जरूरत से ज्यादा कठोर तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ टैक्स विवाद से रोक नहीं सकते। हाँ, मतलब सिर्फ इसलिए कि कोई टैक्स विवाद चल रहा है, किसी को विदेश जाने से रोक देना, खासकर जब तक ये साबित ना हो कि वो भागने की फिराक में है, ये एक तरह से अतिवादी कदम माना जा सकता है। कोर्ट यही कह रहा है। ठीक है,
अब जरा कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। कंगना रनौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हाँ, वो मानहानि का मामला रद्द करवाने गई थी। जी, जो पंजाब की एक बुजुर्ग महिला किसान से जुड़ा था, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हाँ, ये मामला वही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि, खासकर सोशल मीडिया के संदर्भ में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने का मतलब है कि अब उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये सार्वजनिक हस्तियों के लिए एक संदेश भी है कि भाई सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते समय ज्यादा जिम्मेदार और सतर्क रहें, खासकर जब किसी आम नागरिक की इज्जत दांव पर हो। कोर्ट की वो मसाला जोड़ने वाली टिप्पणी भी काफी चर्चा में रही। हाँ, वो भी दिलचस्प थी, शायद मामले की प्रकृति पर एक इशारा। अच्छा, एक और हाई प्रोफाइल मामला, दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति का, करीब 30,000 करोड़ की संपत्ति। हाँ, उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और विधवा प्रिया सचदेव के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। जी, हालिया सुनवाई में काफी तीखी बहस हुई है, ऐसा सुनने में आया। देखिए, ये जो हाई प्रोफाइल विरासत विवाद होते हैं ना, ये बहुत जटिल होते हैं। इसमें सिर्फ संपत्ति का बंटवारा ही नहीं होता है। और क्या होता है? पारिवारिक रिश्ते, बच्चों के अधिकार, वसीयत असली है या नहीं, कितने सारे भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे जुड़ जाते हैं। ऐसी लड़ाइयां अक्सर लंबी चलती हैं और इनमें कानूनी दांवपेच बहुत होते हैं। इसका नतीजा क्या होगा, देखना होगा। हाँ, इसका नतीजा भविष्य में इसी तरह के जटिल पारिवारिक संपत्ति विवादों के लिए एक नजीर भी बन सकता है। और अनंत अंबानी का वन तारा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट, उस मामले में एसआईटी ने अपनी सील्ड बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जी। इस रिपोर्ट का जमा होना जांच प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव है। प्रोजेक्ट काफी चर्चा में रहा है। हाँ, अपने स्केल और महत्वाकांक्षा के कारण। और इस पर पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सवाल भी उठे हैं। रिपोर्ट में क्या है ये तो अभी पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का रास्ता तय करेगा। ये मामला भी वही दिखाता है, बड़े विकास प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण नियमों के बीच संतुलन। बिल्कुल। अच्छा, पिछले दिनों दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की धमकी वाले ईमेल भी आए थे। हाँ, काफी हड़कंप मच गया था, बिल्डिंग खाली करानी पड़ी थी, बाद में अफवाह निकली। जी, ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। निश्चित रूप से अदालतों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। एक ट्रेडमार्क विवाद भी था, वाव मोमो बनाम वाव बर्गर। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने वाव शब्द पर किसी एक का एकाधिकार मानने से इनकार कर दिया, अंतरिम रोक नहीं लगाई। मतलब सामान्य शब्दों पर ट्रेडमार्क पाना मुश्किल है। हाँ, खासकर जब वो तारीफ करने वाले या आम इस्तेमाल के शब्द हों। और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में भी कुछ हुआ। हाँ, एक विशेष अदालत ने एक आरोपी की अर्जियां खारिज कर दी। वो चाहता था कि उसके पिछले कबूलनामों को मुकदमे के इस चरण में इस्तेमाल ना किया जाए। कोर्ट ने मना कर दिया। पुराने मामलों में भी प्रक्रियात्मक चीजें चलती रहती हैं। बिल्कुल। और 2 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। एक तो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं हैं, 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ी। हाँ, 19 सितंबर को सुनवाई है। ये मामले मानवाधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और दूसरा मामला गुजरात पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक 17 साल के मजदूर की पिटाई का है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। ये पुलिस जवाबदेही और कस्टोडियल वायलेंस से जुड़ा अहम मामला होगा। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण आया है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, किस बारे में? कोर्ट ने हत्या मर्डर IPC 300 और हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर IPC 307 के बीच अंतर करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओह, ये तो बहुत ही जरूरी था। क्यों? मतलब क्या कंफ्यूजन थी इसमें? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। अक्सर इन दोनों अपराधों के बीच की जो रेखा है वो बहुत धुंधली हो जाती है। इससे निचली अदालतों में भ्रम होता था, सजा सुनाने में भी दिक्कतें आती थी। अच्छा। देखिए, हत्या के प्रयास के लिए सजा तब भी हो सकती है जब कोई चोट ना लगी हो, जबकि कभी-कभी गंभीर चोट लगने पर भी इरादा हत्या का ना होकर सिर्फ चोट पहुंचाने का हो सकता है। तो इन नए दिशा निर्देशों से क्या स्पष्ट होगा? कोर्ट ने कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देने को कहा है, जैसे आरोपी का इरादा क्या था, क्या उसने पूरी तैयारी की थी, हथियार कैसा इस्तेमाल हुआ, शरीर के किस हिस्से पर हमला किया गया, चोट कितनी गंभीर थी। अच्छा, ये सब देखना होगा ना? और ये भी कि क्या वो चोटें अपने आप में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, भले ही पीड़ित बच गया हो। कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ इसलिए कि पीड़ित बच गया, मान लीजिए अच्छे मेडिकल इलाज से, ये अपने आप में अपराध को हत्या के प्रयास से कम नहीं कर देता, अगर इरादा और काम की प्रकृति हत्या करने वाली थी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये निचली अदालतों और अभियोजन पक्ष को अपराध का सही वर्गीकरण करने और सही धारा लगाने में मदद करेंगी।
इससे न्याय प्रक्रिया में ज्यादा सटीकता और एकरूपता आएगी। समझ गया। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ मुख्य कानूनी गतिविधियां जिन पर हमने आज थोड़ी गहराई से बात की। जी। हमने देखा कि कैसे अदालतें न्याय की रफ्तार बढ़ाने, व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने, उनकी रक्षा करने, हाई प्रोफाइल मामलों को संभालने और कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करने का लगातार प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल। और आज की इस पूरी चर्चा से ना एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, क्या? हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो जमानत जल्दी देने, वकील की गोपनीयता बचाने, विकलांगों के लिए पहुंच बनाने जैसे निर्देश आ रहे हैं। ये सब प्रक्रियात्मक न्याय और मौलिक अधिकारों पर जोर देते हैं। हाँ। दूसरी तरफ पटाखों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध का सवाल या गृहिणी के संपत्ति अधिकार जैसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं स्थापित सामाजिक या आर्थिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अदालतें प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? और इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में बस इतना ही। धन्यवाद। इस चर्चा के लिए आपका भी धन्यवाद। सुनते रहिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज।